बस अर्क से टकराती है और टेंग सुई, जो कि स्पाइडरमैन है, बस चला रहा होता है और काफी खुश है क्योंकि उसे अर्क्स को मारने पर बहुत सारा गोल्ड मिल रहा है। इस बीच हानु और कंकाल भी चाकू फेंक कर अर्क्स को मार रहे हैं। बस बचे हुए छात्रों के पास रुकती है और सोंगवू उन्हें बस में चढ़ने के लिए कहता है। जिसुयून एक हर्क को काट देती है और वह हर्क जलने लगता है क्योंकि उसकी तलवार में फायर हेडस्टोन लगा है, जो उसे कैंपस बिल्डिंग की छत पर पहले बॉस को मारने के बाद मिला था। बचे हुए वर्क्स को सोंगवू और उसके मिनियंस आसानी से खत्म कर देते हैं। लड़ाई के बाद थिसोंग और उसके वीकेंड दोस्त बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोंगवू उन्हें रोक देता है। वह जानता था कि वे बाकी छात्रों को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। ये सुनकर थिसोंग काफी नाराज हो जाता है, लेकिन उनकी बात बीच में ही रुक जाती है जब वे एक दहाड़ सुनते हैं और उन्हें नोटिफिकेशन मिलता है कि अर्क चीफ असफल शिकार से गुस्से में है। दहाड़ सुनकर सोंगवू थोड़ी घबराहट महसूस करता है क्योंकि उसे पता है कि अर्क चीफ को हराने के लिए जितनी मदद मिले उतनी कम है। वह थिसोंग की टीम से कहता है कि वे बस उसके आदेश मानने को तैयार हों तो वे उसके साथ आ सकते हैं। थिसोंग अपना अहंकार छोड़कर बस में चढ़ने ही वाला होता है, लेकिन सोंगवू उससे उसकी चेन मेल सौंपने की मांग करता है। थिसोंग पूछता है कि बिना चेन मेल के वह खुद की रक्षा कैसे करेगा, तो सोंगवू जवाब देता है कि वह खुद उसकी रक्षा करेगा और ये कीमत उसे चुकानी ही होगी। ये घटना अब सरफेस पर पहुंच गई है और वह अब मिड लेवल मॉन्स्टर्स जैसे अर्क्स को समन कर सकता है। उसने जो स्किल कार्ड चुना है उससे अब वह 2 और मिनियंस बुला सकता है, यानी कुल 9 मिनियंस तक। उसने चेनमेल अपने एक हाथ वाले कंकाल को देने का फैसला किया, लेकिन उसे पहनने में परेशानी हो रही थी। ये एक हाथ वाला कंकाल उसका सबसे पुराना मिनियन है, इसलिए उसने उसे राइटी नाम दे दिया क्योंकि उसके पास सिर्फ दायां हाथ है। जब कोई राइटी से कवच उतार रहा था, हानु ने कहा कि अगर वे और लोगों को बचाना चाहते हैं तो उन्हें एक और बस की जरूरत होगी। सुंगवू ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है और सभी सर्वाइवर्स को बताया कि वे जल्द ही अर्क से लड़ने वाले हैं क्योंकि अर्क चीफ गुस्से में है और अब उसने इंसानों के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ दिया है। पहले जहां अर्क्स लहरों में हमला करते थे, अब वे पूरी ताकत से आएंगे। एक सर्वाइवर ने चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि उसने जिम में 100 से ज्यादा अर्क्स देखे हैं। ये सुनकर बाकी लोग डर गए और उनका लड़ने का हौसला टूट गया, लेकिन सुंगवू को यकीन था कि इतने अर्क्स नहीं बचे क्योंकि कई पहले ही मारे जा चुके हैं। उसने कहा कि वह अकेले ही उनसे लड़ेगा। यह सुनकर उसके विरोधी सोचने लगे कि वह बस किस्मत से अब तक बचा है और अब खुद अपनी कब्र खो देगा। जिसू ने कहा कि 100 मॉन्स्टर्स को मारना उसके लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन सुंगवू ने जवाब दिया कि अगर सब इकट्ठे भी हो तो बेकार होंगे क्योंकि ज्यादातर सर्वाइवर्स उसके कालों से भी कमजोर हैं। उसने कहा कि साथी मददगार हैं, लेकिन हालात और खतरनाक होने वाले हैं, इसलिए वह उन्हें साथ नहीं ले जाएगा। सर्वाइवर्स को सुरक्षित इमारत तक पहुंचाने के बाद सुंगवू अपने मिनियंस के साथ अगले गंतव्य की ओर निकल पड़ा। बस में बैठे उसके साथी उसे देखते रहे और सोचा कि अगर कुछ हुआ तो वे तुरंत बस लेकर उसकी मदद को पहुंचेंगे। स्पोर्ट्स ग्राउंड में सुंगवू का सामना बड़ी संख्या में अर्क से हुआ। उनमें एक लाल बालों वाला गुस्सैल अर्क था जो बाकी को आदेश दे रहा था। सुंगवू ने उसे मिड लेवल बॉस समझा। लाल बालों वाला अर्क बाकी अर्क्स को हमला करने का आदेश देता है और सुंगवू अपने मिनियंस के साथ एक संकरे सीढ़ीनुमा रास्ते पर खड़ा हो जाता है जहां से दुश्मनों के आने का रास्ता सीमित हो जाता है। अर्क्स पास आते हैं तो सुंगवू अपने ब्रेसलेट का वाइल्ड बर्सर्कर स्किल इस्तेमाल करता है, जिससे उसे और उसके मिनियंस को गोब्लिन टाइप दुश्मनों पर 10% अटैक और 20% स्पीड बढ़त मिलती है। कंकाल अपने चाकू फेंकने लगते हैं और अर्क्स गिरने लगते हैं। लाल बालों वाला अर्क चाकू रोक लेता है तो सुंगवू कंकालों को हड्डी के दस्ताने से हमला करने का आदेश देता है, लेकिन अर्क्स उन्हें पछाड़ देते हैं। राइटी अपने साथियों को मरते देख गुस्से में आ जाता है, लेकिन सुंगवू उसे रोक देता है क्योंकि उसकी बारी अभी नहीं आई। सुंगवू गिरे हुए कंकालों की जगह मरे हुए अर्क्स को जिंदा कर देता है। ये कंकाल अर्क्स हथियार में समानता होने के कारण वेपन सिनर्जी बफ भी पाते हैं। वे अर्क्स को बेरहमी से मारने लगते हैं। गिरते ही नए कंकाल अर्क्स खड़े हो जाते हैं और थकते नहीं। खिड़कियों से देख रहे लोग और बस में बैठे साथी इस नज़ारे से दंग रह जाते हैं। सुंगवू भी अपने नए सी स्पिरिट नामक लीजेंडरी आइटम से प्रभावित होता है, जो उसका अधिकतम मना 200 बढ़ा देता है और मना रीजेन 200% कर देता है। बाकी बचे अर्क्स का सामना करने के लिए सुंगवू राइटी को भेजता है और वह कुछ ही सेकंड में उन्हें खत्म कर देता है। 100 मॉन्स्टर्स मारने की उपलब्धि पर सुंगवू को नया रूलेट टिकट मिलता है। वह इस उपलब्धि को पूरा करने वाला 21वां इंसान बनता है और उसकी रैंक इन्फिनिट में चली जाती है, जो 100 लोगों तक सीमित है। इसी दौरान वह देखता है कि कुछ लोग एक बस को मेन गेट से अंदर घुसा रहे हैं। दूसरी ओर स्कूल प्रेसिडेंट देसों का ग्रुप अर्क्स द्वारा अगवा किया जा रहा है।
सुंगवू उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है और बाकी जागृत लोग भी उसका पीछा करते हैं। वहां उस इमारत में पहुंचता है जहां अर्क्स ने डेसोंग के ग्रुप को कैद कर रखा है। वहां एक शमन अर्क मौजूद है जो नया बॉस लगता है। वहां कई मरे हुए मॉन्स्टर्स के शव भी पड़े हैं। सुंगवू सभी को तैयार रहने के लिए कहता है, लेकिन डेसोंग और उसके लोग बुरी हालत में हैं। डेसोंग उससे मदद की गुहार लगाता है तो सुंगवू कहता है कि वह पूरी कोशिश करेगा, लेकिन वह चमत्कार करने वाला नहीं है और वे खुद को इस मुसीबत में डाल चुके हैं। जब सुंगवू की टीम हमला करने के लिए दौड़ती है, अर्क्स डेसोंग के ग्रुप के सदस्यों की बलि देने लगते हैं ताकि उनके बॉस की ताकत बढ़े। ये क्रूर दृश्य देखकर सुंगवू की टीम रुक जाती है। बलि के बाद बॉस को पावर बफ मिलता है और वह ब्रेथ ऑफ एबिस का इस्तेमाल करके सुंगवू की टीम पर हमला करता है। ये देखकर सभी लोग उलझन में पड़ जाते हैं और उनकी मना भी तेजी से जलने लगती है। तभी असली रूप में प्रकट होता है मजबूत बॉस मॉन्स्टर, एक जूनियर ब्लैक मैजिशियन और चीफ। हानो एक पोशन पीकर अपनी स्टेट्स इफेक्ट को ठीक करता है और वह सोंगू को भी ऑफर करता है, लेकिन सोंगू पर बॉस की ब्रीथ ऑफ एबिस का कोई असर नहीं होता। उल्टा इस असर से उसकी मना बढ़कर 4000 तक पहुंच जाती है। इसलिए वह ओटो से कहता है कि जीसू को आगे धकेल दें। ब्रीथ ऑफ एबिस की वजह से सोंगू के बाकी स्टैट्स भी अस्थायी रूप से बढ़ जाते हैं और अब वह एक साथ 50 मिनियन बुला सकता है। बॉस को इस बात की उम्मीद नहीं थी, जिससे वह भी हैरान हो जाता है। जीसू और हानहो बॉस पर हमला करने दौड़ते हैं, लेकिन सोंगू उन्हें रोक देता है। वह बॉस रूम में पड़े सभी मृत शरीरों को फिर से जगा देता है। इतनी बड़ी संख्या में एक ही तरह के हथियार वाले मिनियंस होने से सोंगू को जबरदस्त सिनर्जी मिलती है। अब सोंगू ताकत से भर चुका है और बॉस को मौत की असली ताकत दिखाने के लिए तैयार है। बॉस कई कंकालों को तोड़ देता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि वे बार बार जिंदा हो जाते हैं। सोंगू का शारीरिक रूप भी अस्थायी रूप से बदल जाता है और बॉस उसे डर जाता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता सोंगू के मिनियंस ने चारों ओर से रोक रखा है। बॉस आखिरी कोशिश में सोंगू तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन राइटी एक ही बार में उसका सिर काट देता है। सोंगू को अर्क चीफ को मारने पर सोना मिलता है और राइटी की रैंक बढ़कर तीसरे लेवल पर पहुंच जाती है, जिससे उसकी डिफेंस और कमांडर क्षमताएं भी बढ़ जाती हैं। हानु बॉस के मुंह से निकली एक चीज की ओर इशारा करता है। यह एक डेविल एट्रीब्यूट वाला आइटम है। एक बार डेविल एट्रीब्यूट स्वीकार करने के बाद इसे हटाने के लिए भारी बलिदान देने पड़ते हैं, लेकिन सोंगू इसे स्वीकार कर लेता है क्योंकि यह उसकी नेक्रोमैंसर क्लास से बहुत अलग नहीं है। उसे एक लीजेंडरी रैंक का डेविल्स ब्लडस्टोन अर्ब मिलता है जो उपयोगकर्ता को डेविल एट्रीब्यूट देता है। यह लड़ाई के दौरान दुश्मन की मना का 2% चुरा लेता है और अगर दुश्मन की मना खत्म हो जाए तो उसकी शारीरिक ताकत को भी चूसना शुरू कर देता है। ब्रीथ ऑफ एबिस का असर खत्म होते ही सोंगू अपनी सामान्य अवस्था में लौट आता है। सभी उसकी जीत पर खुश होते हैं और उसके हीरो की तरह स्वागत करते हैं। गेट की सील भी टूट जाती है और उनका ट्यूटोरियल पूरा हो जाता है तो वे कैंपस छोड़ देते हैं, लेकिन बाहर की स्थिति भी कैंपस जैसी ही है। स्पीयरमैन क्यूंग सूली सोंगू से कहता है कि 2 बसें तैयार हैं और वह सबको नजदीकी मिलिट्री बेस ले जा सकता है, लेकिन सोंगू बहाना बनाता है कि उसका घर पास में है। बाकी सभी लोग बस में चले जाते हैं, लेकिन हानहो और जीसू पीछे रखकर सोंगू के साथ चलने का फैसला करते हैं। सोंगू मजाक में हानहो से कहता है कि वह तभी साथ चल सकता है अगर वह अपना एक हाथ कटवा देता कि वह अपने एक हाथ वाले कंकाल राइटी के साथ ज्यादा सिनर्जी बना सके। तभी क्यूंगसू अपने बॉस को रोकता है क्योंकि उसे कुछ ड्रैगन बस की उड़ाते दिखते हैं। ड्रैगन एक बदकिस्मत चलती हुई बस को उठा लेते हैं और उसके अंदर मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं। सोंगू और उसके साथी यह दृश्य साफ साफ देख लेते हैं। सोंगू अपने साथियों से कहता है कि अब से वे खुद मॉन्स्टर्स को ढूंढकर उनका शिकार करेंगे और मजबूत बनेंगे, वरना उनका हाल भी बस वालों जैसा होगा। ये कहकर सोंगू और उसकी टीम अपनी अगली शिकार यात्रा पर निकल पड़ते हैं। विदेशी गोब्लिन्स सोंगवू और उसकी मिनियंस से भाग रहे थे। उन्हें मारने के बाद सोंगवू का लेवल बढ़ जाता है। इस बार वह एक गारंटीड स्ट्रेंथ बूस्ट कार्ड चुनता है, जिससे उसकी ताकत 3 पॉइंट बढ़ जाती है। सोंगवू बाहर आता है, जहां जिसू 9 गोब्लिन्स को खत्म कर चुकी होती है। सोंगवू हानहो को कहता है कि डैगर्स पैक कर ले और अपनी टीम को बताता है कि अब वे वर्क्स का शिकार करेंगे क्योंकि उनसे ज्यादा एक्सपी और बेहतर रिवॉर्ड मिलते हैं। वे अर्क्स के सुराग ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन इसके बजाय उन्हें कुछ मिलिट्री गाड़ियां मिलती हैं जिनके आसपास मरे हुए सैनिक पड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने फील्ड शोवेल से लड़ने की कोशिश की थी। वहां एक जिंदा सिपाही भी होता है, लेकिन वह सोंगवू की कंकाल वाली मिनियंस को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। किसी तरह उसका भ्रम दूर किया जाता है और वह अपने सार्जेंट किम को सोंगवू की टीम के बारे में बताता है। सार्जेंट किम की हालत खराब होती है, उसकी टांग जख्मी होती है और वह वाहन छोड़ नहीं सकता।
पता चलता है कि उसे एक छोटे गोबलिन ने काटा था, लेकिन उसने किसी तरह उसे मार गिराया। सोंगवू पूछता है कि सेना बंदूकें क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही। सार्जेंट किम बताता है कि बंदूकें अब काम नहीं कर रही, इसी वजह से सेना बुरी तरह हार रही है। हानहो सोंगवू से कहता है कि सार्जेंट को हीलिंग पोशन दे दें, लेकिन सोंगवू को लगता है कि चीजें मुफ्त में देना सही नहीं। तब सार्जेंट किम जानकारी के बदले पोशन देने का प्रस्ताव रखता है। वह बताता है कि उसने 60 जितने बड़े भेड़ियों को देखा है जिन्होंने पूरी की पूरी टुकड़ियों को खत्म कर दिया। वह यह भी बताता है कि उसने 2 नीले QR कोड देखे हैं, एक बस स्टेशन में और दूसरा सबवे ट्रांसफर सेंटर में। अगर कोई खिलाड़ी इन QR कोड को स्कैन करे तो उनके फोन में एक ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी सभी कम्युनिकेशन बंद हो चुके हैं और यह ऐप ही एकमात्र तरीका है दूसरे सर्वाइवर्स से बात करने का। सोंगवू उसे पोषण देता है। सार्जेंट किम कहता है कि वह अपनी मेन यूनिट में वापस जाएगा और उन्हें भी साथ ले जा सकता है, लेकिन सोंगवू को लगता है कि उनके साथ जाना सुरक्षित नहीं। आखिरी चेतावनी के तौर पर सोंगवू उन्हें बताता है कि ड्रैगन चलती गाड़ियों का पीछा करते हैं। ये सुनकर सार्जेंट और सिपाही और ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन इस अहम जानकारी के लिए सोंगवू का शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों पार्टियां अलग हो जाती हैं। सोंगवू और उसकी टीम बस स्टेशन पहुंचती है और QR कोड स्कैन करके ऐप इंस्टॉल कर लेती है। सोंगवू ऑफिशियल अनाउंसमेंट खोलता है जिसमें लिखा होता है, गेम आज आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। पहले राउंड में क्लास सिलेक्शन पूरा हो चुका है। दूसरे राउंड का क्लास कार्ड सिलेक्शन 3 दिन बाद होगा। हम मानवता के प्रदर्शन को देखने के लिए उत्सुक हैं। अगले कार्ड सिलेक्शन राउंड से पहले सोंगवू मैसेज बोर्ड खोलता है, लेकिन वहां अभी कोई पोस्ट नहीं होती, क्योंकि एक पोस्ट डालने में बहुत गोल्ड लगता है और सिर्फ कमेंट करने में भी गोल्ड खर्च होता है। अचानक एक पोस्ट आती है। कुछ खिलाड़ी लेवल 8 तक पहुंच चुके हैं और वे हुआसोंग सिटी के हर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक सुरक्षित जोन बना रहे हैं। इनमें से एक जगह हानहो के घर के पास है। हानहो चाहता है कि वे तुरंत वहां जाएं, लेकिन सोंगवू थोड़ा संदेह में है। आखिर वे अभी लेवल 6 पर हैं और सामने वाले लेवल 8 पर। वे H अपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वह पोस्ट डिलीट हो जाती है। नई पोस्ट में लिखा होता है कि पिछली पोस्ट किसी ने मजाक में डाली थी, इसलिए उसे डिलीट किया गया है और लोगों से कहा जाता है कि उसे नजरअंदाज करें। हम पोस्ट लिखने वाले की एक झलक देखते हैं और लगता है कि उसके लंबे दांत हैं, बिल्कुल वैम्पायर की तरह। शहर में एक पिता अपनी बेटी को गोबलिन्स से बचाने के लिए बेसबॉल बैट से लड़ रहा है। वह मदद के लिए पुकारता है, लेकिन आसपास कोई नहीं। गोबलिन्स हमला करने ही वाले होते हैं कि अचानक एक उड़ता हुआ चाकू एक गोबलिन के सिर में पीछे से लगता है। ये सोंगवू के मिनियंस होते हैं जो पल भर में सभी गोबलिन्स का सफाया कर देते हैं। सोंगवू उन्हें उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने की पेशकश करता है, लेकिन पिता बताता है कि उनका घर पास ही है और वे खाने की तलाश में बाहर आए थे। सोंगवू अपने खाने का थोड़ा हिस्सा उनके साथ बांट देता है। इसी बीच 2 गोबलिन भागकर बेसमेंट में चले जाते हैं। ये बेसमेंट दरअसल एक डंजन है। हानहो पूछता है कि क्या उन्हें अंदर जाकर उनका पीछा करना चाहिए। पिता बताता है कि नीचे न जाना ही अच्छा है। वहां पहले एक कराओके बार चलता था और सुना है कि उन हरे दैत्यों से भी ज्यादा डरावनी चीज नीचे छिपी हुई है। सोंगवू उसे इस चेतावनी के लिए धन्यवाद देता है और फिर वे एल्डर स्लाइम श्राइन में प्रवेश करते हैं। वे कुछ स्लाइम से टकराते हैं और हर स्लाइम को हराने पर उन्हें गोल्ड मिलता है। ये स्लाइम इतने खतरनाक हैं कि धातु तक को गलाकर नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हड्डियों को नहीं पिघला सकते, जिससे सोंगवू के मिनियंस उनके लिए सबसे बड़े शिकारी बन जाते हैं। अचानक बॉस एल्डर स्लाइम उनके पीछे आ जाता है और आसानी से एक ऑर्क कंकाल को कुचल देता है। सोंगवू एक बेसिक बोन स्पीयर से बॉस पर वार करता है। वह नए कंकाल नहीं बुला सकता क्योंकि आसपास सिर्फ हड्डियां बची हैं, लेकिन उन्हीं से बेसिक बोन वेपन बना सकता है। जिसुयुन एक कंकाल को बॉस की तरफ फेंक देती है और सोंगवू उसी से 2 और बोन स्पीयर बना लेता है जो बॉस को चीर देते हैं। बॉस स्लाइम सोंगवू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक अर्क कंकाल बीच में फंस जाता है और हानहो उसे खींचकर बचा लेता है। स्लाइम की सबसे बड़ी गलती उस अर्क कंकाल के बैग में हड्डियों का ढेर था। सोंगवू अपनी स्किल का इस्तेमाल करके दर्जनों बोन स्पीयर बना देता है जो बॉस को छलनी कर देते हैं। उसके मिनियंस स्लाइम को टुकड़ों में काटने लगते हैं ताकि वह फिर से रिजेनरेट न कर सके। और आखिर में राइली अंतिम वार करता है। बॉस स्लाइम को हराने पर उन्हें ढेर सारा गोल्ड मिलता है। स्लाइम का म्यूकस बेहद शक्तिशाली एसिड होता है। सोंगवू अपने मिनियंस को आदेश देता है कि खाली बोतलों में इस म्यूकस को इकट्ठा करें।
सोंगवू को एल्डर स्लाइम का कोर भी मिलता है, जो मोटे खोल से ढका होता है और अंदर गाढ़ा खतरनाक एसिड भरा होता है। ये इतना ताकतवर है कि किसी भी चीज को गलाने या फिर वस्तुओं को आपस में जोड़ने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी बीच हानहो सोंगवू को एक नया कमेंट दिखाता है। ऐसा लगता है कि एच अपार्टमेंट वाली पोस्ट की स्थिति और भी संदिग्ध हो गई है। जो भी वहां पहुंचता है उसका कमेंट तुरंत डिलीट कर दिया जाता है। हानहो भले ही थोड़ा बेवकूफ है, लेकिन उसे भी महसूस होता है कि इन अपार्टमेंट्स में कुछ गड़बड़ है। सोंगवू को तो पहले से अंदाजा है कि असल में वहां क्या चल रहा है। रात के समय कुछ गुंडे आपस में बात कर रहे होते हैं। उनका असली मकसद दूसरे खिलाड़ियों को मारना है। साधारण इंसान को मारने पर गोल्ड मिलता है, लेकिन अगर वे किसी प्लेयर को मारे तो उसके लेवल के हिसाब से कई गुना ज्यादा गोल्ड मिलता है। कार के अंदर एक भारी भरकम गुंडा अपने गंजे बॉस से पूछता है कि उनका असली सरदार कौन है। गंजा आदमी डरते डरते बताता है कि उनका बॉस है सीरियल किलर प्रोफेसर रेड। प्रोफेसर रेड ने उसकी जान इसलिए बख्शी थी ताकि वह उसके लिए काम कर सके। धीरे धीरे वह एक वैम्पायर लॉर्ड का पूरा मिनियन बन चुका था, एक लो रैंक वैम्पायर जिसने अपने आदमियों का खून पीकर उन्हें मार डाला था। ये देखकर प्रोफेसर रेड बेहद खुश हुआ था। वर्तमान में गंजे वैम्पायर का एक आदमी कार का दरवाजा खटखटाता है और बताता है कि उनका अगला शिकार आ चुका है, और उनके हिसाब से शिकार सिर्फ 3 लोग हैं जो पार्क में इंतजार कर रहे हैं। वे कार लेकर सोंगवू की टीम की ओर बढ़ते हैं। गंजा वैम्पायर कहता है कि यह उनका 17वां शिकार होगा। एच अपार्टमेंट इतना बड़ा और जटिल है कि वहां लोगों को फंसाना आसान है। अपार्टमेंट के निवासी चुप रहते हैं, सोचते हैं कि यह उनका मामला नहीं, लेकिन जैसे ही उनके शिकार खत्म हो जाएंगे, अगला निशाना वही निवासी होंगे। वे 3 टारगेट देखते हैं और गंजा वैम्पायर अपने आदमी को उन्हें कुचलने का आदेश देता है, लेकिन वह तीनों असल में छद्म रूप में हड्डियों के कंकाल होते हैं। सोंगवू उन्हें बोन स्पीयर में बदल देता है जो कार को भेद डालते हैं। इसके बाद कोई खिड़की तोड़कर गंजे वैम्पायर को बाहर खींच लेता है। गंजा वैम्पायर सोंगवू की नकल करने की कोशिश करता है, लेकिन सोंगवू उसके ठुड्डी पर जोरदार किक मारता है। सोंगवू उससे पूछता है कि ऊपर कितने लोग हैं। गंजा वैम्पायर पूरा वैम्पायर रूप धारण कर सोंगवू पर हमला करता है, लेकिन राइली उसका एक हाथ काट देती है। ये देखकर उसका साथी डर के मारे कांपने लगता है। सोंगवू उससे पूछता है कि ऊपर कितने लोग हैं, और वह बताता है कि ऊपर 8 लोग हैं। वह और जानकारी देने ही वाला था कि गंजा वैम्पायर अचानक उसका सिर काट देता है। हानहो ये देखकर घृणा से भर जाते हैं, अपना ही साथी मार देना। गंजे वैम्पायर की कलाई की हड्डियां नुकीली ब्लेड में बदल जाती हैं। वह अपने मारे गए साथी के सिर से खून पीना शुरू करता है, और खून पीते ही उसके जख्म भरने लगते हैं, साथ ही उसके आंकड़े भी बढ़ जाते हैं। असल में वह पहले 3 स्टार निंजा था, लेकिन प्रोफेसर रेड के काटने के बाद एक लो रैंक वैम्पायर बन गया। एक बार जब कोई वैम्पायर बन जाता है तो वह हमेशा लेवल 1 पर अटक जाता है, लेकिन ये कोई बड़ी रुकावट नहीं, क्योंकि इंसानों को मारकर उनका खून पीने से उनकी स्टैट्स सीधी ट्रांसफर हो जाती हैं। गंजा वैम्पायर बर्सर्क मोड एक्टिवेट करता है। इससे उसकी सभी क्षमताएं अस्थायी रूप से बढ़ जाती हैं, लेकिन इसकी भारी कीमत भी है। बर्सर्क खत्म होने के बाद अगले कई घंटों तक उसकी ताकत आधी रह जाती है। सोंगवू सोचता है कि यह वैम्पायर क्लास उसकी नेक्रोमेंसर क्लास से भी ज्यादा खतरनाक है। वह हानहो और जिसू को पीछे रहने का आदेश देता है और अपने मिनियंस को वैम्पायर पर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन वैम्पायर बेहद तेज है। वह कंकालों के सभी वार आसानी से चकमा देता है और सीधा सोंगवू की ओर बढ़ता है। सोंगवू अपनी डाल से उसका वार रोकता है। जिसू यून अपनी तलवार से हमला करती है, लेकिन वैम्पायर चपलता से बच निकलता है और दोनों के बीच तीखी टक्कर शुरू हो जाती है। हानहो लगातार खंजर फेंकता है जैसे कोई गेटलिंग गन। वैम्पायर चिढ़ जाता है और हानहो की ओर छपटता है, लेकिन राइली उसका वार रोक देता है और उसकी गर्दन पर वार करने की कोशिश करता है। हालांकि वैम्पायर किसी तरह बच निकलता है। सोंगवू पीछे से ढाल लेकर आता है, लेकिन वैम्पायर एक ही वार में उसकी ढाल तोड़ देता है। दोनों के बीच तेज तर्रार हमलों का आदान प्रदान होता है। अब वैम्पायर का आत्मविश्वास चरम पर है। जिसू यून पीछे से जलती हुई तलवार से वार करने की कोशिश करती है, लेकिन वैम्पायर फिर भी बच निकलता है। राइली, जो उसके ठीक पीछे था, अचानक छलांग लगाकर उसका हाथ फिर से काट देता है। सोंगवू अपने मिनियंस को हमला करने का आदेश देता है, लेकिन तभी वैम्पायर की बैकअप टीम आ जाती है। गुंडे भी अपने बॉस का असली रूप देखकर डर जाते हैं। वैम्पायर का हाथ फिर से बनने लगता है, लेकिन जिसू उसे दोबारा काट देती है। एक अर्क कंकाल वैम्पायर पर हमला करता है, लेकिन वह उसे तोड़ देता है।
और तभी पता चलता है कि वह अर्क कंकाल असल में सिर्फ एक चारा था। सोंगवू अपनी तलवार उस अर्क कंकाल के आर पार घुसा देता है, जो सीधा वैम्पायर की गर्दन में धंस जाती है, और आखिर में सोंगवू उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। इस जीत के बाद सोंगवू की टीम को गोल्ड मिलता है। अब सोंगवू को साफ साफ पता चल चुका है कि एच अपार्टमेंट में क्या हो रहा था। ये लोग दूसरे खिलाड़ियों को सोना और अनुभव पाने के लिए मार रहे थे। वैम्पायर के साथी को सोंगवू के मिनियंस घेर लेते हैं। सोंगवू उन्हें चेतावनी देता है, हथियार गिरा दो वरना सब खत्म कर दूंगा। डर के मारे गुंडे हथियार गिरा देते हैं और सोंगवू को सब कुछ बताने लगते हैं। गुंडों के पास असली बॉस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, और यह पहली बार था जब उन्होंने अपने गंजे बॉस का असली रूप देखा था। सोंगवू समझ जाता है कि असली बॉस के पास 5 या उससे भी ज्यादा स्टार वाला क्लास है, क्योंकि वह दूसरों को राक्षसों में बदलने की ताकत रखता है। सोंगवू गुंडों से पूछता है कि उन्होंने कितने लोगों को मारा। उनमें से एक बताता है कि उन्होंने 20 से भी ज्यादा लोगों की जान ली है। यह सुनकर सोंगवू गुस्से से भर जाता है और अपने मिनियंस को आदेश देता है, सबको खत्म कर दो। उन सभी को मारने के बाद उन्हें ढेर सारा गोल्ड मिलता है। हानहो और जिसू यून ये देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन सोंगवू कहता है, अगर आज इन्हें नहीं मारा तो ये कल किसी बेगुनाह की जान लेंगे। हानहो और जिसू उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। अगली सुबह किसी ने पोस्ट किया कि एच अपार्टमेंट के लोग हत्यारे थे और वह किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। उसने दूर से देखा कि किसी खिलाड़ी ने अपने कंकालों से उन सबको खत्म कर दिया। सार्जेंट किम ये पढ़कर खुश हो जाता है। उसे यकीन है कि यह सोंगवू की टीम का काम है। सार्जेंट किम पोस्ट में सोंगवू की तारीफ करता है और स्कूल में सोंगवू के पुराने साथी भी अच्छी बातें लिखते हैं, लेकिन किसी को उसका असली नाम नहीं पता। एक वीरान इमारत में एक रहस्यमयी शख्स ये पढ़कर मुस्कुराता है और अज्ञात जगह की ओर निकल पड़ता है। इसी बीच हानहो सोंगवू को एक नई पोस्ट दिखाता है। पोस्ट एक व्यक्ति प्रोसिक्यूटर ने डाली है, जिसमें लिखा है कि अगर लोगों के पास गोल्ड नहीं है तो वे इस पोस्ट के नीचे कमेंट करके अपनी बात साझा कर सकते हैं। वह कुछ और छोटी मोटी जानकारी भी देता है, जैसे निकनेम बदलने का तरीका और भेड़ियों के बारे में जो 2 मंजिल ऊंची छलांग लगा सकते हैं। कमेंट्स में ज्यादातर लोग अपने लापता परिवार के बारे में पूछ रहे हैं या फिर उपयोगी जानकारियां साझा कर रहे हैं। सोंगवू की टीम हानहो के घर पहुंचती है और हानहो उम्मीद करता है कि उसके माता पिता अब भी जिंदा हों। सीढ़ियों पर कई मरे हुए अर्क पड़े होते हैं। कमरा दुओसंजबा के बाहर पहुंचकर हानहो अपनी मां को पुकारता है और तभी उसके माता पिता दौड़ते हुए बाहर आते हैं। पता चलता है कि उन्होंने कोई क्लास कार्ड नहीं चुना। हानहो को अपने पिता पर शक था, क्योंकि वह हमेशा कार्ड गेम खेलते रहते थे। सोंगवू पूछता है कि उन्होंने अर्क्स को कैसे भगाया, तो पता चलता है अर्क्स हानहो के पिता के कीटनाशक का छिड़काव करने के बाद भाग गए थे। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। खाना खत्म करने के बाद हानहो की मां जिसू और सोंगवू का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसके नालायक बेटे को वापस ला दिया। वह उन्हें ग्रीन टी भी परोसती है। हानहो अपनी मां को अपनी वीरता की कहानियां सुनाने लगता है, लेकिन मां उसे बीच में ही चुप करा देती है। तभी बाहर से आती तेज रोशनी खिड़की में पड़ती है और कुछ बाइकर्स एक डरावनी मुस्कान लिए खड़े होते हैं। इमारत के अंदर जिसू नहाने के बाद खुश है और हानहो की मां को पजामा देने के लिए धन्यवाद कहती है। सोंगवू और हानहो राइटी के साथ नहा रहे हैं। सोंगवू को अच्छा लगता है कि हानहो के माता पिता जिंदा हैं। वह सोचता है कि हानहो के पिता किस्मत वाले हैं जो उन्होंने कीटनाशक का इस्तेमाल किया, क्योंकि अर्क्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी सूंघने की क्षमता है। सोंगवू जानता है कि हानहो अपने माता पिता को पाकर बहुत खुश है, लेकिन वह उन्हें बताता है कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। जो अर्क्स पहले आए थे वे बस टोह लेने वाले थे, और अगर उनका मुख्य दल आया तो यह पूरी तरह युद्ध में बदल जाएगा। असली समस्या यह है कि उन्हें नहीं पता अगला ठिकाना कहां होगा। इस बीच प्रोसिक्यूटर नाम का शख्स फिर से पोस्ट करता है कि उसका एक दोस्त 3 स्टार पायनियर है और उन्होंने योंगरोंग पोस्ट स्टेशन के अंदर एक सुरक्षित जगह बनाई है जहां राक्षस नहीं आ सकते, लेकिन वहां रहने के लिए सोना या राशन देना पड़ेगा, क्योंकि पायनियर की स्किल बनाए रखने में बहुत संसाधन लगते हैं। सोंगवू को शक है, लेकिन उसे लगता है कि यह सच हो सकता है। वह हानहो के माता पिता को वहां नहीं ले जा सकता क्योंकि दूरी ज्यादा है। एक और शख्स सेक्शन चीफ को दावा करता है कि वह 3 स्टार पायनियर है, लेकिन उन्हें हवासोंग फोर्ट्रेस में लोगों को तभी आने देगा जब वे किराया देंगे। यह जगह बस से 20 मिनट की दूरी पर है, इसलिए सोंगवू की टीम वहां जाने का फैसला करती है।
अगली सुबह वे हानहो के माता पिता के साथ हवासोंग फोर्ट्रेस की ओर निकलते हैं। रास्ते में हानहो के पिता बताते हैं कि कुछ गुंडे दूसरे सर्वाइवर्स से सामान चुरा रहे हैं। जल्द ही बाइक पर आए गुंडे उनसे सोना और सामान मांगते हैं, जिससे सुंगवू गुस्सा हो जाता है। वह अपने मिनियंस को आदेश देने ही वाला होता है कि अचानक एक आवाज सुनाई देती है और सारे गुंडे भाग जाते हैं। तभी विशाल भेड़ियों का झुंड आता है, लेकिन वे सुंगवू की टीम पर सीधे हमला नहीं करते। सुंगवू की टीम धीरे धीरे पीछे हटती है और इमारत के अंदर चली जाती है। एक भेड़िया हमला करता है, लेकिन सुंगवू चतुराई से उसकी आंखों पर स्लाइम भरी बोतल फेंक देता है। उसके मिनियंस उस पर हड्डी के भाले बरसाते हैं और भेड़िया मर जाता है। दूसरा भेड़िया भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिनियन उसे रोक लेता है और स्लाइम से उसका मुंह भर देता है। राइटी उस थके हुए भेड़िए को खत्म कर देता है। आखिरी भेड़िया डर जाता है, लेकिन जल्दी ही भाले से मारा जाता है। इस लड़ाई में सुंगवू की लेवल बढ़ जाती है। जिसुयून थोड़ी चिंतित है, क्योंकि उसे लगता है कि वे सोंगवू पर बोझ बनते जा रहे हैं, लेकिन सोंगवू उसे कहता है कि वे काफी मददगार हैं। हालांकि वह हानहो की प्रगति को लेकर थोड़ा संदेह में है। सोंगवू कोशिश करता है कि भेड़िए को पुनर्जीवित करे, लेकिन उसका लेवल इसके लिए काफी कम है। अगली सुबह एक हेलीकॉप्टर के पीछे कुछ वाइवर्न्स पड़े हुए हैं। तभी अचानक एक फील्ड बॉस वाइवर्न अल्फा मेल सामने आ जाता है और आसानी से हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता है। सोंगवू और उसके साथी खिड़की से यह दृश्य देखते हैं और सोचते हैं कि अब तो सेना भी इन राक्षसों का मुकाबला नहीं कर सकती। सोंगवू की पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि कुछ वाइवर्न्स छतों पर सो रहे हैं। कोई सुझाव देता है कि अभी आराम कर लें और तब निकलें जब वाइवर्न्स चले जाएं। रात हो जाती है, लेकिन वाइवर्न्स अब भी छतों पर सो रहे हैं। अचानक एक मैसेज पॉपअप होता है, जिसमें बताया जाता है कि उन्हें एक क्लास कार्ड चुनना चाहिए जो इस प्रलय में उन्हें जीवित रहने में मदद करे। हानहो अपने माता पिता से कहता है कि इस बार सबसे ज्यादा स्टार वाला कार्ड चुने। 15 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है और उनके सामने कार्ड्स आ जाते हैं। ये वही कार्ड बाकी सर्वाइवर्स को भी दिए जाते हैं और जैसे ही कोई उन्हें चुनता है वे गायब हो जाते हैं। हानहो सबसे ज्यादा स्टार वाला कार्ड ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सोंगवू सोचता है कि सिर्फ सबसे ज्यादा स्टार वाला कार्ड लेना सही नहीं है, बल्कि ऐसा कार्ड चुनना चाहिए जो उसकी नेक्रोमैंसर क्लास के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बनाए। सोंगवू एक 3 स्टार डार्क मेज लिंक कार्ड चुनता है और ये उसकी नेक्रोमैंसर क्लास के साथ मिलकर उसे नई स्किल्स देता है। उसे डे थोड़ा नाम की स्किल मिलती है, जो उसकी मिनियंस को बफ और दुश्मनों को डिबफ देती है। हानहो 4 स्टार कार्ड लेने की कोशिश करता है, लेकिन कोई और पहले ही ले लेता है और गलती से वह 1 स्टार प्रीस्ट कार्ड चुन लेता है। उसे एक नई स्किल मिलती है जो दुश्मन को मारने के बाद 7 सेकंड तक उसे दुश्मनों से शील्ड देती है। हानहो के पिता ने 3 स्टार पायनियर कार्ड चुना है, जिसे वह अब सेफ्टी जोन बना सकते हैं। सोंगवू काफी खुश है, क्योंकि अब उन्हें हुआसोंग फोर्ट्रेस जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। नीचे कमेंट करके बताओ कि अगला एपिसोड किस मनवा पर चाहिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जिन्हें ऐसी दमदार कहानियां पसंद हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसे ही फायर एपिसोड्स आते रहेंगे।